वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके इलेक्ट्रिकल मशीन का जो इंडक्शन मोटर के बाद का टॉपिक है, सिंक्रोनस मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में जनरली डीसी मशीन, इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन, ये तीन टाइप के मशीन्स पढ़ने होते हैं। इसके अलावा और भी मशीन्स हैं, स्पेशल मशीन्स लाइक सीडेड पोल मोटर, रिलक्टेंस मोटर, हिस्टेरेसिस मोटर, स्टेपर मोटर। बट मेनली तीन मोटर्स होते हैं जो ज़्यादातर यूज़ में भी है और ये पॉपुलर है: डीसी मशीन, इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन। तो डीसी मशीन और इंडक्शन मशीन आप लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है सिंक्रोनस मशीन। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आखिर इसका नाम जो है सिंक्रोनस क्यों पड़ा है, ठीक है ना। डीसी मशीन का नाम डीसी क्यों पड़ा, आप जानते हैं, क्योंकि डीसी सप्लाई पे वर्क करता है। इंडक्शन मशीन का नाम इंडक्शन इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल से ही सारा काम होता है। सिंक्रोनस मशीन में भी प्रिंसिपल तो इंडक्शन का ही लगता है, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम सिंक्रोनस क्यों पड़ा है। सिंक्रोनस का मतलब होता है एक क्या कह सकते हैं, एक तारतम्य बनाना या एक साथ में एक रिलेशन टाइप का, एक साथ साथ चलने वाला चीज, उस टाइप का। तो सिंक्रोनस में क्या होता है, इसका नाम सिंक्रोनस क्यों पड़ा है, क्योंकि आपने जैसे सभी मशीन के दो टाइप होते हैं, डीसी मशीन के दो टाइप, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, इंडक्शन मशीन के टाइप, उसी तरह से सिंक्रोनस मशीन के भी दो टाइप हैं। एक है सिंक्रोनस जनरेटर और एक है सिंक्रोनस मोटर। आपको दोनों पढ़ना है। सिंक्रोनस जनरेटर जो होता है वो, जैसा आप जानते हैं, जनरेटर मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करे। तो सिंक्रोनस जनरेटर जो है या सिंक्रोनस मोटर जो है, दोनों किसी न किसी एनर्जी सोर्स से जुड़ा हुआ है। जैसे सिंक्रोनस जनरेटर एक मैकेनिकल सोर्स से जुड़ा हुआ है, टरबाइन से, ठीक है। सिंक्रोनस जनरेटर जो है, आपको बता दें, आप जानते भी होंगे कि पावर प्लांट्स में जो जनरेटर यूज करते हैं हम लोग, वो सिंक्रोनस जनरेटर ही होते हैं। तो चाहे वो थर्मल पावर प्लांट हो या हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो या न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, उसमें जो टरबाइन है वो टरबाइन कनेक्टेड होता है। वो टरबाइन का ही काम होता है सिंक्रोनस जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी देने का, ठीक है। वो रोटर से कपल्ड होता है टरबाइन, और टरबाइन घूमता है साथ में रोटर, मतलब दैट इज, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। मतलब मैकेनिकल एनर्जी देने का काम टरबाइन का है, ठीक है। तो यानी कि जो जनरेटर है वो एक मैकेनिकल एनर्जी सोर्स से जुड़ा हुआ है टरबाइन से, और जो मोटर है उसका काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेना और मैकेनिकल एनर्जी देना। तो जो मोटर है वो भी किसी एनर्जी सोर्स से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है। दोनों ही किसी न किसी एनर्जी सोर्स से जुड़ा हुआ है, और अपने एनर्जी सोर्स के साथ वो सिंक्रोनाइज है। कैसे, देखिए, जो जनरेटर है सिंक्रोनस मशीन के जो दो पार्ट हैं, जनरेटर और दूसरा जो है आपका मोटर। जो जनरेटर है इसमें जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगी, जैसा आप लोग जानते होंगे, F इक्वल टू NP बाई 120। तो जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो, सप्लाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर में जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी आएगी वोल्टेज की, वो NS पे डिपेंडेंट है। NS क्या है, स्पीड ऑफ प्राइम मूवर या स्पीड ऑफ टरबाइन या स्पीड ऑफ रोटर, स्पीड ऑफ टरबाइन और प्राइम मूवर, ठीक है। तो जो जनरेटेड ईएमएफ की जो फ्रीक्वेंसी है वो प्राइम मूवर के स्पीड से रिलेटेड है, उसके साथ सिंक्रोनाइज है ना। उसके स्पीड पे इसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है, दोनों के बीच में एक रिलेशन है, ठीक है। मोटर पे आए तो मोटर की जो स्पीड होगी, सिंक्रोनस मोटर की जो स्पीड होगी वो क्या होगा, सिंक्रोनस मोटर की जो स्पीड होगी वो होगा 120F/P। यानी सिंक्रोनस मोटर की जो स्पीड होगी वो डिपेंड करेगी सप्लाई, जो एनर्जी सप्लाई है उसकी फ्रीक्वेंसी पे। यानी जनरेटर में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो टरबाइन या प्राइम मूवर के स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, और मोटर में जो स्पीड जनरेट हो रहा है वो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। सिंक्रोनस मोटर है कांस्टेंट स्पीड मोटर, ये सिंक्रोनस स्पीड पे ही चलते हैं। इंडक्शन मोटर में हमने देखा था कि इंडक्शन मोटर जो है सिंक्रोनस स्पीड से कम पे चलता है, स्लिप होता है वह,
ns minus nr upon ns. तो इंडक्शन मशीन डज नॉट मूव्स एट सिंक्रोनस स्पीड. हम लोग देखा था कि सिंक्रोनस स्पीड के जितना क्लोज जाएंगे उतना वोल्टेज घटता जाएगा, उतना जो वोल्टेज घटता जाएगा, करंट घटता जाएगा उस तरह से. ठीक है, कभी भी वो सिंक्रोनस स्पीड पर रन नहीं कर सकता है इंडक्शन मोटर, बट सिंक्रोनस मोटर डज मूव एट सिंक्रोनस स्पीड. इसकी स्पीड आप एग्जैक्टली निकाल सकते हैं. उसमें निकालने के लिए आपको फिर स्लिप निकालना पड़ेगा, और स्लिप निकालने के हमने तरीके देखे हैं, टैकोमीटर और भी दूसरा था. तो सिंक्रोनस नाम इसलिए पड़ा क्योंकि देखिए जनरेटर भी एक सिंक्रोनाइज है टरबाइन की स्पीड से, और मोटर भी सिंक्रोनाइज है सप्लाई की फ्रीक्वेंसी से. एक दूसरे से क्या है, सिंक्रोनाइज है. इसीलिए इन मशीन्स का नाम क्या पड़ा है, सिंक्रोनस मशीन. ठीक है, ओके. अब इसमें हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे जनरेटर, उसके बाद स्टार्ट करेंगे मोटर. और जनरेटर में भी पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन पार्ट इसका. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं जनरेटर जो बेसिकली है, जनरेटर जो है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो जनरेटर था वैसा ही है. ठीक है, जनरेटर में कुछ खास अंतर नहीं, 3 फेज इंडक्शन मोटर के जैसा ही है. जब हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो हम लोग कुछ चीजों के बारे में जानना चाहते हैं. स्टेटर के बारे में, स्टेटर किस टाइप का है. सेकंड बात करें तो रोटर किस टाइप का है. तीसरे बारे में बात करें तो फील्ड वाइंडिंग क्या होती है हम लोग पढ़ चुके हैं. फील्ड वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जिसका काम होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना. और आर्मेचर वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है कि अगर जनरेटर है तो वो वाइंडिंग जिसमें कि एमएफ इंड्यूस हो वो आर्मेचर वाइंडिंग कहलाएगी, और मोटर में वो वाइंडिंग जिस पर कि फोर्स लगे वो आर्मेचर वाइंडिंग कहलाएगी. तो ये 4 चीजें है ना, स्टेटर, रोटर, फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर. इन कंस्ट्रक्शन में मेनली हम लोगों को स्टेटर के बारे में जानना होता है, रोटर के बारे में जानना होता है, फील्ड वाइंडिंग के बारे में जानना होता है कि फील्ड वाइंडिंग आखिर कहाँ होती है, वेयर आर दीज प्रेजेंट, एंड आर्मेचर वाइंडिंग ये कहाँ होती है. फॉर एग्जाम्पल डीसी मशीन में आप याद कीजिए, अगर हम डीसी जनरेटर की बात करें तो आपको याद होगा कि डीसी जनरेटर में कुछ इस तरह से हम लोग पोल बनाते थे, है ना, और बीच में आपका रोटर होता था अगर जनरेटर की बात करें. ठीक है, और यहाँ पे आप इलेक्ट्रोमैग्नेट वाइंडिंग वगैरह करके, है ना, वाइंडिंग वगैरह करके आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाते थे. दिस इज लाइक दिस, नॉर्थ साउथ. तो डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग कहाँ पे होती थी, स्टेटर पर. दिस इज स्टेटर. और आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ पे होती थी, रोटर पे. डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग कहाँ पर, स्टेटर पर, और आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ पे, रोटर पे. ठीक है, ओके. इंडक्शन मशीन में 3 फेज इंडक्शन मोटर अभी आप पढ़े. 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो स्टेटर था उस पर हम लोग करते थे ना 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग ऑन स्टेटर एंड अगर हम बात करें स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के तो शॉर्ट सर्किटेड वाइंडिंग ऑन रोटर. तो यहां पर भी जो स्टेटर पर जो वाइंडिंग था उसका काम था मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना, 3 फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना. ठीक है, तो और जो मोटर, जब इंडक्शन मोटर की बात करें तो फोर्स किस पे लगता था, रोटर पे. तो रोटर पे जो वाइंडिंग थी शॉर्ट सर्किटेड वो क्या थी, आर्मेचर वाइंडिंग. यानी कि इंडक्शन मोटर में भी आपके स्टेटर पे होता था फील्ड वाइंडिंग और रोटर पे होता था आर्मेचर वाइंडिंग. तो दोनों ही डीसी मशीन और इंडक्शन मशीन में स्टेटर पे फील्ड वाइंडिंग रखा गया और रोटर पे आर्मेचर वाइंडिंग. अब देखना है कि सिंक्रोनस मशीन में क्या होता है. अगर हम बात करें सबसे पहले जनरेटर की, तो जनरेटर कोई भी है, ये सिंक्रोनस जनरेटर है जो कि इसको अल्टरनेटर भी कहते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर और अल्टरनेटर. ये छोटा मोटा बात नहीं है, क्योंकि मतलब ये छोटा मोटा मशीन नहीं है. दिस इज ए ह्यूज मशीन बिकॉज इट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ पावर. एक पावर प्लांट में 500 MVA या उससे भी हाई पावर रेटिंग के अल्टरनेटर्स होते हैं. तो और जो बेसिक जो प्रिंसिपल है वोल्टेज जनरेशन का, 3 फेज AC जनरेशन का जो बेसिक जो प्रिंसिपल है वो तो फेराडे का ही लॉ है, जो फेराडे का फर्स्ट लॉ है कि एक कंडक्टर हो जिससे कि एक
वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड पास करे तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो, सिंपल एज दैट, सिंपल सा जो फैराडे का नियम है। यानी कि कंडक्टर से एक वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक करे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब ये दो तरह से हो सकता है, एक तो डीसी जनरेटर की तरह से कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो और कंडक्टर मूव करे, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो, कंडक्टर मूव करे तो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि जो कंडक्टर है वो कभी जीरो मैग्नेटिक फील्ड में है, कभी मैक्सिमम पर है, कभी कम पर है, कभी जीरो पर है, वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये भी हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि कंडक्टर स्थिर रहे और मैग्नेटिक फील्ड ही घूमे, ये भी हो सकता है। रोटर को हम यहाँ स्थिर कर, सपोज कि ये स्थिर है और अगर ये घूम रहा है तो भी वही बात होगी, कंडक्टर से कभी मैक्सिमम होगा, कभी जीरो होगा, कभी ये होगा, कम होगा, ज्यादा, दोनों चीज हो सकता है। कंडक्टर मूव करे, मैग्नेटिक फील्ड स्थिर रहे, स्टेटर के तो ऐसा केस हो जाएगा डीसी के जैसा, मैग्नेटिक फील्ड स्थिर रहे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कौन बना है, स्टेटर, क्योंकि स्टेटर स्थिर है और वो हो। या दूसरा ये भी हो सकता है कि कंडक्टर स्थिर रहे, मैग्नेटिक फील्ड घूमे, यानी कि जो कंडक्टर है, जो आर्मेचर वाइंडिंग है, वो स्टेटर पे रहे और रोटर मूव करे। तो देखिए, जो आपका सिंक्रोनस जनरेटर है, यहां पे क्या सही रहेगा ये आप लोग डिसाइड करेंगे। आप लोग खुद, अभी हम एनालिसिस करेंगे और आप लोग खुद इसको डिसाइड करेंगे कि विच विल बी द बेटर वन। ठीक है, उससे पहले हम आपको थोड़ा सा ये बता दें कि जो सिंक्रोनस जनरेटर होगा, ठीक है ना, 3 फेज होगा, 3 फेज पावर जनरेशन होगा, उसका जो स्टेटर होगा वो जिस तरह से इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर होता है वैसा ही होगा, 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग्स, RYB 3 फेज। एक केस लेंगे जब हम लोग, अच्छा जनरेटर है तो जिस वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होगा वो होगा आर्मेचर वाइंडिंग, तो एक केस लेंगे जब आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पे रखेंगे, ठीक है, और दूसरा केस लेंगे जब आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पे रखेंगे। अब दोनों केस में कौन सा केस ज्यादा सुटेबल होगा इकोनॉमिकली वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग केस 1 देखते हैं, जिसमें कि हम आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पे रखेंगे और तब देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग ऑन रोटर एंड फील्ड वाइंडिंग ऑन स्टेटर। ठीक, लेट्स सी। देखिए, ये है ये केस 1, आर्मेचर वाइंडिंग ऑन रोटर। ये स्टेटर पे हमने डीसी मशीन के जैसा फील्ड वाइंडिंग लगा दिया। ठीक है, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ। फील्ड वाइंडिंग कहां पे, स्टेटर पे, और आर्मेचर वाइंडिंग कहां पे, रोटर पे। 2 पोल है तो 2 पोल का हमने आर्मेचर पे 2 पोल का ही 3 फेज वाइंडिंग भी किया है, 2 पोल डिस्ट्रीब्यूटेड, R1 R2 Y1 Y2 B1 B2। जो R2 Y2 B2 है ये तीनों तो सॉर्टेड होगा। अच्छा एक चीज इसमें थोड़ा कमी रह गया। देखिए, अब होगा क्या कि चूंकि रोटर पे हमने आर्मेचर वाइंडिंग किया है और हमको 3 फेज सप्लाई बाहर निकालना है ना, ताकि हम उसको शहर में, जिला में, जहां भी भेजना उसको भेज सकें। ठीक है ना, तो वो कैसे निकलेगा, रोटर से हम सप्लाई कैसे लेंगे बाहर, तो बाय द हेल्प ऑफ स्लिप रिंग एंड कार्बन ब्रश अरेंजमेंट, है ना। देखिए, यहां से जो R1 होगा वो आएगा किस पे, शाफ्ट। ये शाफ्ट जो यहाँ पर है उसको हम यहाँ बनाए, जो R1 है वो आएगा शाफ्ट के स्लिप रिंग पर, Y1 से कनेक्शन आएगा स्लिप रिंग पर, B1 से कनेक्शन आएगा स्लिप रिंग पर, R2 Y2 B2 तीनों शॉर्ट होंगे और शॉर्ट होकर के ये तीनों भी आएंगे कहां, स्लिप रिंग पर, और स्लिप रिंग पे आकर के यहां पे आकर के फिर और कार्बन ब्रश के हेल्प से ये भी बाहर आके ग्राउंडेड होंगे। ठीक है, यानी कि आपको शाफ्ट लेना पड़ेगा, उस पे 4-4 स्लिप रिंग लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4, 4-4 कार्बन ब्रश, और इस तरह का अरेंजमेंट होगा। इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये ईएमएफ देगा स्लिप रिंग को, स्लिप रिंग से कार्बन ब्रश कलेक्ट करके बाहर लोड को देगा। ठीक है,
अब मान लीजिए कि जो अल्टरनेटर है उसकी रेटिंग है 200 MVA 11 किलोवोल्ट अल्टरनेटर। 11 क्या है? आरएमएस वैल्यू, लाइन टू लाइन वोल्टेज, ठीक है। 200 MVA ये लाइन टू लाइन वोल्टेज है, ठीक है। अब स्टार कनेक्शन है, ये दिस इज स्टार कनेक्शन। मतलब ये हुआ कि जो 3 फेज जो इसमें जो आउटपुट निकल रहा लाइन टू लाइन वोल्ट, जो 11 किलो वोल्ट है वो क्या है? लाइन टू लाइन वोल्टेज है। इस तरह से दो के बीच का वोल्टेज कितना है? 11 किलो वोल्ट, ठीक है। अब हम ये निकालना चाह रहे हैं कि पर फेज करंट कितना होगा, है ना। पर फेज करंट कितना फ्लो करेगा। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू, जैसे ये तो आपको अपरेंट पावर है टोटल, तो ये क्या हो जाएगा? S इक्वल टू √3 VL IL, 3 फेज लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट। अब यहां पर है 200 इंटू 10⁻6 इक्वल टू √3 इंटू 11 इंटू 10⁻3 इंटू IL लाइन करंट। स्टार कनेक्शन में लाइन करंट फेज करंट सब सेम होता है। यहां से अगर हम लोग लाइन करंट निकालें तो कितना आएगा? आप लोग करके देख सकते हैं। यहां से अगर हम लोग लाइन करंट निकालेंगे तो इट विल बी, ये आएगा आपको 200 डिवाइडेड बाई 11 इंटू √3, ये लगभग 10.497 किलो एम्पेयर आ रहा है। मतलब हम लोग कह सकते हैं 10,500 एम्पेयर लगभग ये, क्योंकि इससे ये कटेगा 3 होगा, तो ये लगभग 10,500 एम्पेयर अप्रोक्सीमेटली। मतलब कि जब ये अल्टरनेटर अपना फुल लोड दे रहा, और ये प्रैक्टिकल डाटाज है ना, दिस आर नॉट हाइपोथेटिकल, प्रैक्टिकल। तो जब ये जनरेटर अपना फुल लोड सप्लाई कर रहा होगा उस समय इसके वायर से करंट कितना, प्रत्येक वायर से, तीनों फेज से करंट कितना जा रहा होगा? 10,500 एम्पेयर। मतलब यहाँ पर जो आप स्लिप रिंग लगाएंगे, है ना, इन स्लिप रिंग और इस कार्बन ब्रश दोनों की कैपेसिटी होनी चाहिए इतने लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को कंटिन्यूअसली कैरी करने की। एक बात, ठीक है, कंटिन्यूअसली कैरी करने की इनकी क्षमता होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, दो स्लिप रिंग के बीच का वोल्टेज 11 किलो वोल्ट है, लाइन टू लाइन वोल्टेज है। फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज कितना होगा, या फेज वोल्टेज कितना होगा? फेज वोल्टेज होगा 11/√3, और 11/√3 होगा किलो वोल्ट, ये होगा लगभग 6.35 किलो वोल्ट, 6.35 किलो वोल्ट। ये हम इसलिए निकालें आपको ये बताने के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि शाफ्ट जो होता है उसके ऊपर पहले हम लोग एक इंसुलेशन लगाते हैं, फिर उसके ऊपर स्लिप रिंग होता है, हर एक केस में यही होगा। तो आपको 3 स्लिप रिंग और शाफ्ट के बीच का जो इंसुलेशन लगाना है, चारों पे लगाना होगा, वैसे इसका तो नहीं है, लेकिन सपोज अगर शॉर्ट हो गया तो हो सकता है, बट कम से कम 3 स्लिप रिंग और शाफ्ट के बीच में जो इंसुलेशन होगा वो ऐसा होना चाहिए कि 6.35 किलो वोल्ट का इंसुलेशन होना चाहिए, 6.35 किलो वोल्ट, क्योंकि इसमें स्लिप रिंग टू शाफ्ट जो वोल्टेज होगा वो 6.35 किलो वोल्ट होगा, और एक स्लिप रिंग और दूसरे स्लिप रिंग के बीच में 11 किलो वोल्ट होगा, और स्लिप रिंग और शाफ्ट के बीच का वोल्टेज 6.35 किलो वोल्ट होगा। तो आपको इस वोल्टेज को सस्टेन करने वाला, बर्दाश्त करने वाला लगाना होगा इंसुलेशन। समझ में आ रहा है? कॉस्ट को समझिए, एक तो स्लिप रिंग आपको लगाना पड़ेगा जो कि, और कार्बन ब्रश जो कि इतना कर ले, एक बात। दूसरी बात, 4 लगाना होगा। तीसरी बात, स्लिप रिंग और शाफ्ट के बीच का जो इंसुलेशन लगाना होगा वो वोल्टेज लेवल कितना, 6.35 किलो वोल्ट। तो एक केस आपने ये देखा जिसमें कि आपको इतना खर्चा है, 4 गो स्लिप रिंग, कार्बन ब्रश का खर्चा, और स्लिप रिंग और उसके इंसुलेशन की रेटिंग क्या होगी वो भी आप देख चुके हैं। अब हम लोग आते हैं सेकेंड केस पर। सेकेंड केस जिसमें कि आर्मेचर वाइंडिंग ऑन स्टेटर। अगर हम आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे रखें
और फील्ड वाइंडिंग रोटर पे रखें। तो फील्ड वाइंडिंग जनरली हम लोग, फील्ड वाइंडिंग में करंट कौन सा होता है, डीसी करंट होता है जनरली, है ना। यहाँ पर भी स्टेटर में भी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का काम है वो कौन सा करंट करेगा, डीसी करंट करेगा। तो जनरली इस रेटिंग के मशीन के लिए, अब देखिए फील्ड वाइंडिंग को भी तो पावर देना है, फील्ड वाइंडिंग में भी तो डीसी करंट दीजिएगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो उसमें जो हम लोग बैटरी यूज करते हैं या जो पावर यूज करते हैं ना, इस तरह के मशीन के लिए, इस रेटिंग की मशीन के लिए जो डीसी पावर की जरूरत होती है वो लगभग होता है 1 मेगावाट एंड 500 वोल्ट, 500 वोल्ट सप्लाई एंड 1 मेगावाट पावर का यूज होता है। और आपको उतना डीसी, उतना मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस रेटिंग का अगर आप बैटरी या जो भी लगाएंगे तो उतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा जिससे कि आपको 11 किलो वोल्ट और इस रेटिंग का अल्टरनेटर मिल जाए। तो अब हम लोग देखेंगे सेकंड केस, जिसमें कि आर्मेचर वाइंडिंग होगा स्टेटर पे और फील्ड वाइंडिंग होगा कहाँ पे, रोटर पे। और तब देखेंगे इन्हीं सब कंडीशंस में हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सा बेटर है। तो आइए देखते हैं केस 2। सेकंड केस कुछ इस तरह का होगा कि स्टेटर पे 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड 2 पोल वाइंडिंग मैंने बनाया है, R1 R2 Y1 Y2 D1 D2, और रोटर मैंने यहाँ पे सिलिंड्रिकल लिया है। एक्चुअली 2 टाइप के रोटर यूज होते हैं सिंक्रोनस जनरेटर में, एक होता है सिलिंड्रिकल, एक होता है सैलिएंट पोल। तो जब हम लोग कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में रोटर को पढ़ेंगे तो हम लोग ये जानेंगे कि किस टाइप के मशीन में या किस टाइप के, वो डिपेंड करता है कि आपका जो सिंक्रोनस जनरेटर है वो किस टाइप के पावर प्लांट में लगा हुआ है ना। तो अगर थर्मल पावर प्लांट है तो वहाँ पे आपको सिलिंड्रिकल टाइप का मिलेगा, और अगर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है तो वहाँ पर आपको सैलिएंट पोल टाइप का मिलेगा। तो वो हम लोग देखेंगे जब हम लोग रोटर वाला पार्ट पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने यहाँ पे सिलिंड्रिकल रोटर लिया है। वो रोटर का किस तरह से वाइंडिंग है, यहाँ पे स्लॉट बने हुए हैं, यहाँ पे स्लॉट बना हुआ है, ठीक है। और हमने क्या किया, एक सिंपल वायर लिया और उसको इस स्लॉट में इन किया, पीछे तक ले गए और उधर से ओवरहैंग से निकालते हुए यहाँ से निकाले, फिर यहाँ वाले को इसमें डाले स्लॉट में, फिर अंदर ले गए, फिर थर्ड वाले मतलब सेकंड वाले से निकाले इधर, फिर इसको थर्ड में ले गए, थर्ड वाले से निकाले, फिर इसको फोर्थ में ले गए, फोर्थ वाले से निकाले। तो 2 एंड मिला, एक एंड यहाँ मिलेगा, एक एंड आपको यहाँ मिलेगा। अब रोटर ये कपल्ड तो होगा टरबाइन से, टरबाइन घूमेगा तो ये रोटर भी घूमेगा, लेकिन ये तो परमानेंट मैग्नेट तो है नहीं, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इसको जब तक आप सप्लाई नहीं देंगे, डीसी सप्लाई नहीं देंगे, तब तक ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कैसे। तो रोटर है और इसको सप्लाई देना है तो कैसे देंगे, तो इट विल रिक्वायर अ स्लिप रिंग एंड ब्रश अरेंजमेंट, स्लिप रिंग ब्रश अरेंजमेंट चाहिए। तो यहाँ पर शाफ्ट को मैंने यहाँ पे बनाया है, शाफ्ट पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग एक बैटरी लगाएंगे या जनरेटर भी यूज कर सकते हैं, डीसी जनरेटर, ठीक है। और वो यहाँ से पावर देगा जो कि इसमें आएगा और इधर से रिटर्न होते हुए यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको स्लिप रिंग ब्रश अरेंजमेंट लगाना पड़ेगा, लेकिन और स्टेटर, अच्छा लेकिन क्या वो देखते हैं, बट स्टेटर देखिए तो स्टेटर पे आर्मेचर वाइंडिंग है, 3 फेज सप्लाई जो R1 है उसको कोई स्लिप रिंग की जरूरत है क्या, सीधे ये R1 वायर बाहर निकल जाएगा, Y1 बाहर निकल जाएगा, B1 बाहर निकल जाएगा, और जो R2 Y2 B2 है वो भी शॉर्ट होकर के कहीं ग्राउंड हो जाएगा। तो स्टेटर पर है तो उसको स्लिपिंग की जरूरत नहीं है। और रोटर पे जब आपने फील्ड वाइंडिंग को लगाया है तो आप देखिए कि यू रिक्वायर हाउ मेनी स्लिप रिंग एंड ब्रश, ओनली 2 स्लिप रिंग एंड ब्रशेस आर रिक्वायर्ड। तो इसमें जो पहला जो बात था कि 4 स्लिप रिंग बस चाहिए था, तो वो तो यहाँ पर ऐसे ही कम हो गया, मात्र 2 चाहिए। अच्छा सेकंड, यहाँ पे जब आपका अल्टरनेटर फुल लोड सप्लाई कर रहा है तो प्रत्येक स्लिप रिंग ब्रश की करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 10,500 एम्पीयर, इतना तो होना ही चाहिए। इसके केस में देखते हैं, डीसी का पावर का फॉर्मूला सिंपल होता है, वोल्टेज इनटू करंट, नो √3 नो कॉस नो साइन, तो 10⁶ इक्वल टू 500 इंटू आई। यहाँ से अगर आई निकालें तो ये हो जाएगा 10⁶ डिवाइडेड बाई 500, तो ये कितना हो जाएगा देख लीजिए। आई थिंक अगर हम इसको 10⁻³ इंटू 10⁻³ कर दें तो ये 2 हो जाएगा ना, बोलिए, ओके 2000 एम्पियर।
ओनली। यहां कितना था 10,500 एम्पेयर और यहां कितना है सिर्फ 2000 एम्पेयर। यानी यहां पर जो स्लिप रिंग और कार्बन ब्रश चाहिए उनकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए मात्र 2000 एम्पेयर। तो देखिए कि कितना आपको बचत हो रहा है कि नहीं। एक तो आपको 2 ही स्लिप रिंग लगाना है ब्रश 4 के कंपैरिजन में, दूसरा यहाँ पे 10,500 एम्पेयर की रेटिंग वाला चाहिए था, यहाँ पे मात्र 2000 एम्पेयर की रेटिंग वाला चाहिए। अब तीसरे खर्चे पर आते हैं, इंसुलेशन का खर्चा। यहाँ पे जो आपको मतलब फर्स्ट केस में जो आपको इंसुलेशन लगाना पड़ रहा था उसकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ कहिए या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहिए, वो इतना तो होना ही चाहिए था 6.35 किलो वोल्ट। यहाँ पे कितना होना चाहिए सिर्फ 500 वोल्ट, क्योंकि ये बैटरी 500 वोल्ट की है, इतना ही चाहिए। इस अल्टरनेटर को इतना ही वोल्टेज का डीसी सप्लाई चाहिए। तो ये जो स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग टू शाफ्ट जो इंसुलेशन लगेगा उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए 500 वोल्ट। तो यहाँ पर भी आपका बचत है। तो आप देखिए कि 3 पॉइंट पे आपको इकोनॉमिकल सेविंग हो रहा है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि जरूरी नहीं है कि जो सब कर रहे हैं वही हम करें, है ना। ऐसा नहीं कि ढर्रे की जिंदगी भीड़ का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है कि डीसी मशीन में भी स्टेटर पे फील्ड वाइंडिंग करते थे, इंडक्शन मशीन में भी स्टेटर पे फील्ड वाइंडिंग करें, तो सिंक्रोनस में भी स्टेटर पे फील्ड वाइंडिंग कर दो। नॉट रिक्वायर्ड, जरूरी नहीं है ना। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इकोनॉमिकली इट इज बेटर। कौन सा केस बेटर है आप खुद सोचिए। ऑब्वियसली आप कहेंगे कि केस 2 इज बेटर क्योंकि इसमें सेविंग है। तो केस 2 ही यूज होता है आपके सिंक्रोनस जनरेटर में। हालांकि जो स्मॉल साइज के जनरेटर हो वहां इसका रिवर्स भी हो सकता है क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, वोल्टेज तो वहां भी इंड्यूस होगा। लेकिन जनरली जो पावर प्लांट में जो सिंक्रोनस जनरेटर यूज होते हैं लार्ज रेटिंग के, उन सब में यही कॉन्फ़िगरेशन होता है। आपका जो 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड आर्मेचर वाइंडिंग है वो स्टेटर पे होता है एंड फील्ड वाइंडिंग डीसी सप्लाइड फील्ड वाइंडिंग इज डन ऑन रोटर। और ऐसा करने से सिर्फ यही एक एडवांटेज नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिकली ही एडवांटेज नहीं है, देयर आर मेनी एडवांटेजेस, कई सारे एडवांटेजेस है ना। और उन एडवांटेजेस को अभी हम लोग एक एक करके यहाँ लिखेंगे एक बार में और आपको हम डिस्क्राइब करेंगे कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं। लेकिन आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, ये ऑब्जेक्टिव का भी पॉइंट बनता है, आता है क्वेश्चन एसबीटी में भी और ऐसे भी, कि सिंक्रोनस जनरेटर में जो फील्ड वाइंडिंग है दैट इज डन ऑन रोटर एंड जो आर्मेचर वाइंडिंग है 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड आर्मेचर वाइंडिंग है दैट इज डन ऑन स्टेटर। अदर एडवांटेजेस क्या है वो अभी हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको। एडवांटेजेस ऑफ हैविंग आर्मेचर वाइंडिंग ऑन स्टेटर। आर्मेचर वाइंडिंग के स्टेटर होने से क्या क्या एडवांटेजेस है। पहला आपने देख लिया मोड इकोनॉमिकल, दूसरा मोड एफिशिएंट। मोड एफिशिएंट कैसे कि मान लीजिए अगर 4 स्लिप रिंग कार्बन ब्रश हो तब जितना कॉपर लॉस होगा, है ना, और 2 स्लिप रिंग कार्बन ब्रश हो तब जितना कॉपर लॉस हो। कॉपर लॉस किसका, स्लिपिंग और कार्बन ब्रश का कॉपर लॉस प्लस फ्रिक्शनल जो फ्रिक्शन लॉस होगा, किसमें ज्यादा होगा। ऑब्वियसली इट विल बी मोर फॉर हैविंग 4 स्लिप रिंग एंड कार्बन ब्रश अरेंजमेंट, है कि नहीं। 4 स्लिप रिंग कार्बन ब्रश में 4 जगह फ्रिक्शन होगा, चारों कार्बन ब्रश में कॉपर लॉस होगा, तो वहां पे लॉसेस बढ़ जाएंगे, तो ये ज्यादा एफिशिएंट है। दिस इज आल्सो यू गॉट इट। थर्ड बेटर इंसुलेशन। बेटर इंसुलेशन का मतलब क्या है कि जब, क्योंकि देखिए जब हमको, अगर हम आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पे लगाएंगे तब, और जब हम आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पे लगाएंगे तब, दोनों कंडीशन में आप खुद सोचिए कि जब, क्योंकि हमको आर्मेचर वाइंडिंग का इंसुलेशन मोटा लगाना होगा, 6.35 किलो वोल्ट का उसका इंसुलेशन लगेगा, इट विल बी थिकर। तो ये ज्यादा आसानी से और अच्छा से लगा पाएंगे अगर हमारा आर्मेचर बाहर वाले सरफेस पे रहेगा, है ना, ताकि हम, रोटर का जो स्पेस है वो कॉन्फाइंड स्पेस है, ठीक है ना, ये सीमित है, तो वहां पे उतना लार्ज वैल्यू का इंसुलेशन लगाना, प्लस वो मूविंग बॉडी है तो उसमें फोर्स भी लगता रहता है, तो वहां पे इंसुलेशन के क्रम में भी लगा तो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट इट विल बी ज़्यादा सुविधाजनक होगा इंसुलेशन लगाना अगर बाहर में है तो इसलिए बेटर इंसुलेशन की भी बात है। एफिशिएंट कूलिंग, ये भी बात आप समझ सकते हैं
कि देखिए जैसे ही इतने हाई पावर आर्मेचर वाइंडिंग जिसमें कि 10-10 हजार एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो कॉपर लॉस कितना होगा, उसका स्क्वायर इनटू आर, तो इट विल बी लार्ज अमाउंट ऑफ ओमिक लॉस गेटिंग प्रोड्यूस्ड, बहुत ज़्यादा होगा। अब क्या, तो सीधा सीधा मतलब उसको ठंडा करना पड़ेगा, तो ठंडा करने के लिए भी या तो एयर से ठंडा करेंगे, वाटर से और हाइड्रोजन से, 3 तरह का ठंडा का कूलिंग का मेथड होता है। तो वो हाई पावर आर्मेचर वाइंडिंग अगर रोटर पे हो तब उनको कूल करना ज़्यादा कठिन है इन कंपैरिजन टू अगर वो बाहर हो। बाहर हो तो हम बाहर से भी पानी का फवारा, एयर का फ्लो से, जैसे ट्रांसफार्मर में करते हैं, कर सकते हैं, है ना। बट अगर अंदर में हो तो कूलिंग की भी एक प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो एफिशिएंट कूलिंग भी होगा अगर हमारा आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे रहेगा तो। नेक्स्ट है लेस रोटर वेट मोर आउटपुट। लेस रोटर वेट मोर आउटपुट, ये क्या है, देखिए जब रोटर पे अगर हम हाई पावर आर्मेचर वाइंडिंग लगाएंगे तो वो ज़्यादा हेवी होगा। हाई पावर आर्मेचर वाइंडिंग अगर हम रोटर पे लगाएंगे तो आपका रोटर का जो वजन है, रोटर का वजन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। उससे क्या होगा कि जो टरबाइन का जो पावर लगेगा उस पर, है ना, टरबाइन का जो पावर उस पर लगेगा, तो उस पावर के लिए अगर हेवी है रोटर तो उसका मूवमेंट, उसकी स्पीड कम होगी। 1 मिनट, ठीक है। तो लेस रोटर वेट मोर आउटपुट का मतलब यही हुआ कि अगर हम आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पे लगाएंगे तो रोटर का वेट ज़्यादा हो जाएगा, फिर जो टरबाइन का मैकेनिकल एनर्जी है उसके लिए रोटर का मूवमेंट कम होगा, उसकी स्पीड कम होगी, मैकेनिकल एनर्जी कम मिलेगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कम मिलेगा। वही अगर रोटर पे हम डीसी वाइंडिंग को लगाएं जो कि लेसर इन वेट होगा तो ज़्यादा स्पीड पे, या आप कह सकते हैं ज़्यादा हम मैकेनिकल एनर्जी ले सकते हैं टरबाइन से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, लेस रोटर वेट मोर आउटपुट। और लास्ट जो है ये थोड़ा सा समझने का है, हालांकि बहुत छोटा सा पॉइंट है, कि मोर आर्मेचर टूथ स्ट्रेंथ लेस नॉइज। इसको समझिए, देखिए जब हम आर्मेचर वाइंडिंग को अगर हम स्टेटर पे लगाएंगे तो आर्मेचर वाइंडिंग के कई सारे टर्न्स हमको लगाने होते हैं। तो होता ये है कि हम स्लॉट बनाते हैं, तो जब हमको कई सारे टर्न्स को लगाना है तो हमको स्लॉट को डीप बनाना पड़ेगा, डीप बनाना पड़ेगा। तो अगर हम, अच्छा ये होता है स्लॉट, और ये होता है टिथ, ये होता है स्लॉट, ये होता है टिथ, है ना। तो जब आर्मेचर वाइंडिंग को हम स्लॉट्स में जब हमको लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स लगाना है तो स्लॉट हमको डीप बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर स्टेटर पे है, अगर आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे है तो आप स्लॉट को डीप बना सकते हैं और इस टीथ को भी स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, मतलब मोटा रख सकते हैं। टीथ को मोटा क्यों रखना है, क्योंकि ये लार्ज मशीन्स जब मूव करती हैं तो वाइब्रेशन होता है, और अगर ये टीथ जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं, अगर ये पतला होगा तो नॉइज, वाइब्रेशन के कारण नॉइज ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और ये जितना मोटा होगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उतना वाइब्रेशन के कारण नॉइज कम प्रोड्यूस होगा। तो अगर आप आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पे लगाते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स को लगाना है, तो स्लॉट अगर आप डीप भी करेंगे तो भी टिथ मोटा रख सकते हैं, और टिथ मोटा रख, क्योंकि बाहर में करना है, और टिथ को अगर मोटा रख सकते हैं तो साउंड कम होगा। और वही अगर आप रोटर पे करते, स्लॉट को डीप करते, तो रोटर का साइज, तो टिथ को आप वहाँ भी कर सकते हैं तो साइज और बढ़ जाएगा इस तरह से। तो साउंड के लिहाज से भी, मोर आर्मेचर टूथ स्ट्रेंथ उसके लिहाज से भी, और नॉइज के लिहाज से भी बेटर है कि हम आर्मेचर वाइंडिंग को कहाँ पे लगाएं, स्टेटर पे लगाएं। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं, हो सकता है कुछ बुक्स में आपको इससे भी ज़्यादा मिल जाए, बट मेजर एडवांटेजेस यही हैं 6। और ये क्वेश्चन काफ़ी पूछता भी है कि वाई शुड वी प्रेफर टू पुट आर्मेचर वाइंडिंग ऑन स्टेटर, ठीक है। इसके अलावा अगर स्टेटर के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन जैसा मैंने आपको बताया, इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर है उसी के जैसा ये होता है,
ये आपको स्टेटर कोर है, ये इसी तरह से पूरा में होगा, है ना, ये स्टेटर कोर है, इसके ऊपर से एक स्टेटर फ्रेम होगा, है ना। और जैसा आप लोग जानते हैं ये जो स्टेटर फ्रेम होता है ये कास्ट आयरन का होता है लार्ज साइज मशीन के लिए, और वेल्डेड स्टील का होता है लो रेटिंग के मशीन के लिए। ये हम लोग जो 3 फेज इंडक्शन मोटर में देखें वही चीज़ है। उसके बाद ये जो है ये तो फ्रेम है, स्टेटर फ्रेम, और ये जो स्टेटर कोर है, देखिए स्टेटर फ्रेम अनलैमिनेटेड होता है, बट स्टेटर कोर जो है ये लैमिनेशंस का बना होता है, क्योंकि इसमें अल्टरनेटिंग आर्मेचर में होगा ना, आर्मेचर करंट फ्लो कर अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो स्टेटर कोर जो है ये लैमिनेशंस का बना होता है, और इसके लैमिनेशंस का जो थिकनेस है सॉरी, ये लगभग 0.14 इंच का थिकनेस है, मतलब प्रत्येक लैमिनेशन की थिकनेस कितनी है, 0.014 इंच। तो स्टेटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में इतना ही सफिशिएंट है आपको, ठीक है। तो ये आपको सिंक्रोनस जनरेटर में स्टेटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात हुई। अब इसमें जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कूलिंग अरेंजमेंट, ठीक है ना, कि कूलिंग कैसे करते हैं, कूलिंग इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये लार्ज रेटिंग का मशीन है, तो कूलिंग तो उसको ठंडा करना पड़ेगा। तो कूलिंग के लिए जनरली 3 तरह की कूलिंग यूज होती है आपको सिंक्रोनस जनरेटर में। एक होता है एयर कूलिंग, जो कि 250 MVA 300 MVA तक, 300 MVA के रेटिंग के जनरेटर तक एयर कूलिंग करते हैं। एयर कूलिंग भी 2 टाइप होता है, एक ओपन एयर कूलिंग, क्लोज्ड एयर कूलिंग। उसके बाद होता है आपको हाइड्रोजन कूलिंग, जो कि 250 से 400 MVA तक में यूज होता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है एयर के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा थर्मल कंडक्टर भी है, लेस डेंसर भी है, तो हाइड्रोजन कूलिंग होता है। उसके बाद होता है वाटर कूलिंग। तो 3 तरह की कूलिंग अरेंजमेंट हम लोग यूज करते हैं स्टेटर में। आइए उसको भी जरा सा देख लेते हैं। तो कूलिंग अरेंजमेंट में जो सबसे पहला है वो है एयर कूलिंग, ठीक है। एयर कूलिंग जो हम लोग करते हैं वो लगभग 300 MVA तक के जनरेटर के लिए एयर कूलिंग की जाती है। और एयर कूलिंग का जो टाइप है वो भी 2 टाइप का होता है, एक होता है ओपन साइकिल और फोर्स्ड एयर कूलिंग, और दूसरा होता है क्लोज्ड साइकिल एयर कूलिंग। तो सबसे पहले ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये ओपन साइकिल फोर्स्ड एयर कूलिंग का है, और ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये आपके मशीन का साइड व्यू है। मेरी बात, जो हम लोग बनाते हैं इस तरह का गोला टाइप का, वो आपका फ्रंट व्यू है, और मैंने कहा था वो सिलेंड्रिकल है, तो जब आप उसको ऐसे करेंगे साइड व्यू, साइड से देखेंगे तो कुछ इस टाइप का दिखेगा कि आपको ये रोटर है, यहाँ से यहाँ तक रोटर है, उसके ऊपर क्या होता है, स्टेटर होता है। जो सामने से जो हम लोग फिगर बनाते हैं ना वो आपको कब दिखेगा, जब आप इधर से देखेंगे, इधर से, है ना। आप साइड से देखेंगे तो ये रोटर है पूरा उसका लेंथ, ये स्टेटर का कोर, उसके ऊपर उसका फ्रेम, फिर रोटर के नीचे रोटर का स्टेटर का कोर, फिर स्टेटर का फ्रेम। आप समझ रहे होंगे, है ना, साइड व्यू, दिस इज साइड व्यू, प्लान व्यू। तो होता क्या है कि एयर कूलिंग करने के लिए जो आपका स्टेटर कोर से लेकर के स्टेटर फ्रेम तक में कुछ डक्ट्स बने होते हैं, कुछ एक पाइप नुमा कुछ होल्स बने होते हैं, ठीक है ना। क्या होता है कि कुछ एक्सटर्नल सोर्स से, चाहे वो फैन हो सकता है ना, उससे एयर एक किस तरह का सिस्टम बना होता है, एयर भेजा जाता है सबसे पहले एक फिल्टर में, ताकि एयर में अगर कुछ पार्टिकल्स वगैरह हैं तो वो सब हट जाए। फिल्टर के बाद वो जाता है साइलेंसर से पास करता है, ताकि ज़्यादा साउंड ना प्रोड्यूस और प्रेशर भी बढ़ जाए। वहां से आने के बाद ये एयर इधर से दोनों तरफ से आने के बाद ये इसमें इन करता है एयर गैप में, जो स्टेटर कोर और रोटर के बीच का जो एयर गैप है उसमें ये एयर मूव करता है। और इसमें मूव करने के साथ जो स्टेटर में जो डक्ट्स बने होते हैं, डक्ट्स यहाँ पर मैंने दिखाया नहीं पर देयर आर डक्ट्स, छोटे छोटे पतले पतले डक्ट्स बने होते हैं, होल पाइप नुमा, ताकि इसमें से पास करते हुए इन वाइंडिंग्स को, जो स्टेटर कोर पर जो वाइंडिंग है उनको ठंडा करते हुए, ये पूरा सिलेंड्रिकल होगा, है ना, उनको ठंडा करते हुए उन डक्ट से एयर इस तरह से, है ना, उन डक्ट से एयर जो है बाहर निकल जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा दोनों ही तरफ से, ठीक है। यहां से पाइप से, ये पाइप बना हुआ है, पाइप से आता है एयर गैप में, चारों तरफ से एयर गैप में इन करेगा,
ठीक है। चारों तरफ से जो आपका ये आपका स्टेटर है, बीच में रोटर है, बीच में एयर गैप है। इस एयर गैप में इस एयर को इन कराया जाएगा लाइक दिस, दोनों साइड से बना होता है जिससे कि एयर गैप में इन करे, और एयर गैप में इन करने के साथ वो पूरा उसमें फैलेगा और फिर बाहर निकल जाएगा एटमॉस्फेयर में, है ना, बाय द हेल्प ऑफ डक्ट्स। ठीक है, और इस तरह से कूल करेगा। तो ये है आपको ओपन साइकिल और फोर्स्ड एयर कूलिंग। जो सेकंड है, तो ये ओपन साइकिल और फोर्स्ड एयर कूलिंग भी 300 MVA में भी जो, और मतलब 300 में ही जो लोअर रेटिंग का है, सपोज 100 MVA 150 MVA उससे कम का, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ओपन साइकिल और फोर्स्ड एयर कूलिंग। तो सेकंड है आपका क्लोज्ड साइकिल एयर कूलिंग। इसमें बहुत सिंपल है, सब कुछ ऐसा ही है ना जैसे इसमें, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो हमने एयर यहाँ से सप्लाई किया वो एयर इन डक्ट्स के माध्यम से वापस एयर में चला गया। यहाँ से ठंडा हवा आया, अंदर गया, कंडक्टर के हीट को लिया, गर्म हुआ, बाहर आ गया। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, आपको क्लोज्ड साइकिल में क्या करते हैं कि इन एयर को जो गर्म होकर के बाहर निकल रहा है उसको हम लोग एटमॉस्फेयर में जाने नहीं देते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं और उनको पास करते हैं एक हीट एक्सचेंजर से। ठीक है, इसी में हम फिगर बना देते हैं क्योंकि उसका भी फिगर इसी में बना देते हैं। हालांकि वो 3 डायमेंशनल फिगर है, उतना यहाँ बनाया नहीं जा सकता है, बस आपको एक व्यू देने के लिए, हालांकि बेटर आप जब इसको देखेंगे तभी समझ में आएगा, एक व्यू देने के लिए हम, और जो नोट्स में भी जाएगा वो भी ऐसा ही फिगर है वह। सब कुछ वैसा ही है, बस इसमें है क्या कि यहां से जो एयर निकल रहा है ना उसको एटमॉस्फेयर में नहीं जाने दे रहा है, उसको वहां से कलेक्ट करके कहां लाते हैं, हीट एक्सचेंजर में। यहाँ पे ठंडा पानी होता है जो कि इस एयर को क्या करेगा, ठंडा करेगा, और वापस पंप्स के सहारे इसको वापस सर्कुलेट कर दिया जाता है इसी में। मतलब ओपन नहीं है, क्लोज्ड है। यहां से एक्सटर्नल सोर्स से जो एयर दे रहे हैं, ठीक है, उसको फिल्टर से आएगा, इसमें आएगा, कंडक्टर को ठंडा करते हुए बाहर निकलेगा, बाहर उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा और कलेक्ट करके कहाँ भेज देंगे, हीट एक्सचेंजर में। हीट एक्सचेंजर में वो एयर ठंडा होगा और फिर वापस इसमें सर्कुलेट होगा। ठीक है, तो और भी इसमें टेम्परेचर सेंसर और चीज़ लगी होती है। बेसिकली जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कूलिंग, इसमें एयर कूलिंग 2 टाइप का है, एक ओपन साइकिल जिसमें कि एयर भेजते हैं और हॉट एयर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और दूसरा है क्लोज्ड साइकिल जिसमें कि जो हम लोग भेजते हैं एयर, हॉट एयर निकलता है, उसको कलेक्ट करके हीट एक्सचेंजर के थ्रू फिर से ठंडा करके फिर उसको सर्कुलेट करते रहते हैं। तो ये है आपको एयर कूलिंग अप टू 300 MVA। इससे बेटर कूलिंग होता है आपको हाइड्रोजन कूलिंग। ठीक है, तो देख लेते हैं उसको भी। देखिए, हाइड्रोजन कूलिंग का भी पैटर्न ऐसा ही है। हाइड्रोजन कूलिंग में भी सेम चीज़ यहाँ होता है, बस यहाँ पे एयर नहीं भेजते हम लोग, कुछ और भेजते हैं। देखिए, पहले जान लीजिए कि हाइड्रोजन कूलिंग जनरली 250 से 400 MVA के रेटिंग के अल्टरनेटर के लिए यूज होती है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसके कारण हम लोग हाइड्रोजन यूज करते हैं, जिसमें से एक है कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी एयर से ज़्यादा अच्छी होती है, लगभग 2.5 गुना ज़्यादा अच्छी होती है ना। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब कि हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी और फिर कहीं बाहर ट्रांसफर करने की जो क्षमता है, जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, वो हाइड्रोजन की एयर से 2.5 टाइम्स ज़्यादा होती है। तो एक तो ये हो गया बेनिफिट। दूसरा, हाइड्रोजन गैस हल्का होता है। हाइड्रोजन से भरा हुआ या हीलियम से भरा, हाइड्रोजन हीलियम से भरा हुआ जो गुब्बारा होता है वो हवा में ऊपर चलाता है। हाइड्रोजन गैस लाइटर, लेस डेंसर, लगभग 1/14 टाइम्स, क्योंकि ऑक्सीजन का होता है 16, तो इसका इस तरह से, खैर जो भी है। तो इससे फायदा क्या है, फायदा ये है कि जब आप एयर को भेजते हैं इसमें, जब आप एयर को भेजते हैं अंदर में, तो यहां से फोर्स से एयर आता है अंदर में, तो जब इसमें अंदर में जाएगा तो रोटर जो घूम रहा है उसके मूवमेंट पे कुछ असर डालेगा। रोटर जो घूम रहा है उसके मूवमेंट पर कुछ तो फ्रिक्शन डालेगा, तो उससे कुछ लॉस होता है जिसको विंडेज लॉस कहते हैं, है ना। एयर फ्रिक्शन के कारण जो लॉस हो रहा है उसको विंडेज लॉस कहते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग फिल्टर से एयर डालेंगे तो एयर चूंकि जो भी है वो विंडेज लॉस करेगा। उसके कंपेरिजन में अगर हम हाइड्रोजन डालेंगे जो कि लेस डेंसर है,
कम वजन का है तो विंडेज लॉस कम होगा, है ना। हाइड्रोजन यूज करेंगे तो हीट ट्रांसफर भी अच्छा होगा, विंडेज लॉस भी कम होगा क्योंकि उसका वेट कम है, तो ये रोटर के साथ फ्रिक्शन कम करेगा। लेकिन हाइड्रोजन का एक डिमेरिट है, इट इज हाईली व्हाट, ज्वलनशील, फ्लेमेबल, है ना, हाईली इन्फ्लेमेबल, तो काफी ज्वलनशील है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग कंप्लीटली 100% हाइड्रोजन ही डालते हैं, 71 लगभग 71% या उससे ज़्यादा हो सकता है, यहाँ पर हम डाटा लेके हैं 71% हाइड्रोजन एंड 29% एयर इज यूज्ड। 71% हाइड्रोजन एंड 29% एयर, बाकी का एयर जिसमें ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा और भी गैसेस होंगे, उनके मिक्सचर को इसमें भेजते हैं जो कि हाईली इन्फ्लेमेबल नहीं है, जो कि ज्वलनशील नहीं होता है, ताकि उस हीट के साथ ये खुद ही ना आग लगा के धनक जाए। तो उसके लिए हम लोग प्योरली 100% हाइड्रोजन ही डालते हैं, 71% हाइड्रोजन एंड 29% एयर, मिक्सचर ऑफ H2 एंड एयर, इसको यहाँ से सप्लाई किया जाता है। बाकी सारी चीजें ऐसी होती हैं, ये इसमें आता है, बाहर निकलता है, कलेक्ट करके हीट एक्सचेंजर पे डालते हैं, ठंडा करता है, फिर सर्कुलेट करता है, बाकी सारी चीजें वैसी होती हैं, समझ गए। इसके अलावा इवन फॉर मोर हायर रेटिंग, जो इससे भी ज़्यादा हायर रेटिंग के जो अल्टरनेटर होते हैं, मतलब 400 MVA से भी ज़्यादा के, उनके लिए वो यूज़ करते हैं वाटर कूलिंग, वाटर कूलिंग टेक्निक। वाटर कूलिंग टेक्निक यूज़ करने के लिए डिज़ाइनिंग में जो हमारा स्टेटर का, जो हमारा सिंक्रोनस जनरेटर का या सिंक्रोनस मोटर का जो कंस्ट्रक्शन है, उसके डिज़ाइनिंग में एक चेंज किया जाता है। क्या चेंज किया जाता है? स्टेटर और रोटर के बीच में जो एयर गैप है, वहाँ पे पतला पतला वाटर का ट्यूब लगाया जाता है ना, वाटर का ट्यूब लगाया जाता है स्टेटर रोटर के एयर गैप में, बीच में वाटर के ट्यूब सर्कुलेट किए जाते हैं, है ना, स्टेटर रोटर के बीच में। होता क्या है कि वाटर कूलिंग में दो टेक्निक यूज करते हैं, एक तो उसमें हाइड्रोजन कूलिंग तो होता ही रहता है, ये चीज तो होता ही रहता है, इसके अलावा हाइड्रोजन कूलिंग के अलावा इस गैप में, है ना, इस गैप में पतला पतला इस तरह से वाटर के ट्यूब्स भी लगे होते हैं, जिनसे कि कंटिन्यूअसली वाटर का सप्लाई होते रहता है, और वो फिर बाहर आके ठंडा होता है, फिर सर्कुलेशन दोनों ही तरफ, मतलब हर जगह चारों तरफ इस तरह से बना होता है, और उन ट्यूब से पानी का सर्कुलेशन होता रहता है, कांटेक्ट में नहीं आता है, ये चलता रहता है ताकि उसको ठंडा रखे। तो वाटर कूलिंग टेक्निक में हम लोग हाइड्रोजन कूलिंग भी यूज करते हैं, और वाटर ट्यूब्स को स्टेटर रोटर के बीच में जो एयर गैप है उसमें वाटर ट्यूब्स को लगा करके उनसे कंटिन्यूसली वाटर का सप्लाई होता है, जिससे कि कूलिंग और बेटर हो। ठीक है, तो अभी तक यही 3 कूलिंग मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन, एयर एंड वाटर कूलिंग। इससे कोई बेटर आप लोग डिस्कवर करें तो कर सकते हैं, हालांकि अभी तक यही सब यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये 3 कूलिंग मेथड हो गए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रोटर का कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं, साइलेंट पोल, सिलिंड्रिकल, ये सब, तो वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इसका वर्किंग एंड अदर थिंग्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।